मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसके मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफएल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सके। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू में सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में कहां है, उनके जर्नैल कहां सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के के अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था, आपने जश्न मनाए थे तालिबान के, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी बेहतर है, उनकी करेंसी भी बेहतर है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं, मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आज डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए, डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं, वो अब गेट चूमती है। वो कहती हैं बशीर जज जो है उसको जिन पड़ गया पीरनी का, कि वो आग लगाने के लिए सर। और मैं आज आपको और बात बताना चाहता हूं चीमा साहब, जो मैं मादरत के साथ भूल चुका हूं। जो आपकी हालत पाकिस्तान में है, जो अनपढ़ डायस्पोरा आपने डंकियां लगा के यहां भेजा है, आज वो भी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है और टाइम स्क्वायर पे भी खड़ा है। इनसे बंदा मैं क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा, खैर मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछना है, इनको वैसे इनके यहां व्हाइट हाउस के सामने जाके नारे लगाने के, सेल्फियां बनाने का कोई फायदा है? टाइम स्क्वायर पे जाके तकरीरें करने का कोई फायदा है? उसमें से कुछ निकलेगा? काश ये जो जितने यहां जाहिल आपने डायस्पोरा यहां भेजा, मैं आज बल्कि फिर मैं अफसोस के साथ कि आसम मुनीर साहब ने एम्बेसी के अंदर कहा था, इस डायस्पोरा को कहें ये हमारे एम्बेसडर बन जाए। आसम मुनीर साहब इनके तीखे चेहरे, ये है काबल? इनसे पूछे डायस्पोरा के स्पेलिंग क्या है। ये खड़े हैं व्हाइट हाउस के बाहर भी खड़े हैं और टाइम स्क्वायर पे भी खड़े हैं और आपको गालियां दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो आपको वो अलकाबात जो दे रहे हैं, मैं रिपीट भी नहीं कर पाता जो आपके बारे में बोल रहे हैं। और वजह ये है कि जितना जाहिल, चीमा साहब मैं अफसोस के साथ कहता हूं, वो किसी ने कहा था ना, किसी गांव में कोई बंदा गया तो उसने कहा ना जी, उसके उस गांव में गया किसी के पास, तो जमींदार के 3-4 लड़के, 2 लड़के आवारा थे, एक मैट्रिक कर रहा था। उसने कहा यार इतने जो वेले लगे फिर देंगे अपना इन्हां चो एड़ा मुड़ा मैट्रिक कर रहा बाहर पे। उन्हें कहा मैट्रिक जो कर रहा है इतने भी कुछ कर लेगा और अपना मझ नूं पट्ठे पे पांदा अमरीका लै जाओ। और कहना लंगड़ा ना लातोड़ा एड़ा कहते अन्ना इनू तो हाफज बना देना ना, एड़ा अन्ना है ना अखां तो, ये तो इमाम मस्जिद बनेगा ना, इनू तो असां भेज देना अपना रिजवी साहब के कोल, ਇਹਦਾ भी टिकट पक्की, ये भी अगो एमपीए बन जाएगा। एड़ा मैट्रिक हो सकता फौज च चला जाए, जरनैल बन जाए। आड़ा लत तो लंगड़ा है ना, ਜਿਹੜਾ एड़ा टूंडा थथा, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ अमरीका भेजो। वो खलोता जे डीसी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा वो थथा इस वक्त, जो जिसको आप कह गए कि एम्बेसडर है हमारे। तो चीमा साहब दर हकीकत मुझे आज मैं दुख के साथ कहूंगा कि आप इस इलेक्शन की वजह से आगे जाने के बजाय आप पीछे जा चुके हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आज आप इस जगह पर खड़े क्यों हैं और आपका माइंड सेट क्या है। मैंने जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मैंने और आंख खोलने की कोशिश की है, जो कि मेरे नून लीग वालों को नहीं पता था। आज बल्कि आपके एक दोस्त हैं गुलाम दस्तगीर साहब, जो लड़के हैं, उन्होंने आज फरमाया है
कि हम नून लीग के वोटर को बाहर नहीं निकाल सके क्योंकि हमने उन्हें बता दिया था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट है। दूसरे नून लीग के एक लीडर है आजम नजीर तार साहब, उन्होंने कहा कि इतनी भी तालियां ना बजाओ, इनमें से कई जो जीते हैं वो आएंगे हल्फ लेने तो पकड़े जाएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है। तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि क्योंकि ताकत का नशा था, क्योंकि 4 साल की जो भागे थे हमारे नवाज शरीफ साहब, 4 मिनट में जब सारा सिस्टम उनके सामने लेटा तो उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने ना उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया, उन्हें जरूरत नहीं समझी। वो कहते थे कि अब तो एचकन का साइज दो तो चलिए जो। फिर विक्ट्री, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी जब उनके पास सिर्फ 55 सीटें थी। कैन यू इमेजिन, क्या 55 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच दे देते हैं आप आगे? इतना नशा था आपको, इतना आपको कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट यू आर विक्टोरियस। फिर उसके बाद आगे चलते हैं चीमा साहब, मैंने जब हिस्ट्री के और आग खोले हैं कि पाकिस्तान में है क्या, चीमा साहब सिंपथी वोट, इन नून लीग वालों को यह भी नहीं बता सकता कि सिंपथी वोट किस तरह मिलते हैं। भुट्टो साहब मरे थे, उसका सिंपथी वोट था। उसके बाद बेनजीर मरी थी, फिर सिंपथी वोट था। फिर नून लीग, जब ज़ियाउल हक साहब मरे थे, नून लीग को सिंपथी वोट मिला था। जब इनसे साइकिल का निशान छीना गया था नून लीग से, फिर इनको सिंपथी वोट मिला था। इन्हें पता नहीं था कि वो बंदा जेल में तो सिंपथी वोट मिलेंगे उसको। तो यह भी सुना गया है कि मियां साहब ने घबरा के शहबाज शरीफ को, और तू यही करना चाहिए, तो लंदन तो क्यों बुलाई, सुना यहां तक तो परेशान है। लेकिन चीमा साहब देखें, अब देखें, इसमें हम आगे जाने की बजाय ये समझे कि हम 10 साल पीछे जा चुके हैं, कौम मायूस है, परेशान है। वोट दिया लोगों ने वोट इमरान खान को नहीं दिया, लोगों ने वोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिया है, एंटी अमेरिका दिया है, और करप्शन के खिलाफ वोट दिया है। सिस्टम में चेंज चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ लोगों को यह नहीं पता कि सिस्टम को चेंज किस तरह होगा, इस सिस्टम को चेंज कौन करने की सलाहियत रखता है, ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आज आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको आज किस पॉइंट पे खड़े हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट किसी टूटे हाइब्रिड सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती, और आपका हाइब्रिड सिस्टम एक फौजी के बगैर नहीं चल सकता। आप इसमें जरूर तकसीम करके खुद देख लें। क्या आपकी कोई भी आपका प्राइम मिनिस्टर जो है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। आपकी एस्टेब्लिशमेंट किसी लंगड़े लूले नाल प्राइम मिनिस्टर के बगैर चल सकती है? नहीं चल सकती। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन क्या है, हार कौन रहा है इसमें? पाकिस्तान हार है इसमें। आज की डिफीट है 25 करोड़ लोगों की डिफीट है। आज डिफीट किसकी है? मेरी मादरे मिल्लत की डिफीट है। आज तजलील किसकी है? पाकिस्तान की। सारे फराडिया इकट्ठे हैं चीमा साहब, मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं इनसे खुश नहीं हूं। इन्होंने पाकिस्तान को आज तक रिप्रेजेंट नहीं किया, जाती मकासद के लिए, सिर्फ अपने क्लिनिक के अंदर फोटो खिंचाते हैं कांग्रेसमैन के साथ, गवर्नर के साथ। इससे आगे इनकी दुनिया ही कोई नहीं। तो तार साहब ये तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही लॉबिंग कर रहे हैं वहां पे बैठ के चीमा साहब। लेकिन ये बताया ना, इनका मुर्शिद कहता था कि अगर चोरों से बैठा हो इससे अच्छा बम मार दें। इनका यहाँ जो दूसरा डॉक्टर बैठा है, एक डॉक्टर वो भी में बैठा ना आपका, इनका यहाँ वर्जीनिया में बैठा, जिसने कहा कि मेरे बाप को चाहिए था 1957 में भाग जाता वहां से डाउ मेडिकल से डिग्री लेकर। भाई आप भाग आए हो, आप गिला किस चीज का कर रहे हो, और आप पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं हो। दूसरा उसका जो कमांडो है, उसने कहा सियालकोट अच्छा है यार, ये तो चला जाता है इंडिया के पास। जब ये आइडियाज होंगे इन लोगों के, आप सोच सकते हैं कि दे आर रीजनेबल पीपल, ये रीजनेबल लोग हैं। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ का, ये कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये कहते हैं अगर इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान आग में लग जाएगी, हमें चाहिए नहीं पाकिस्तान। इन लोगों को क्या पता पाकिस्तान। मुझे आज मैं एक बात बताता हूं चीमा साहब, आपको पता है मैं बड़ा क्रिटिक हूं, खासकर सिस्टम का, उस करप्ट सिस्टम का क्रिटिक हूं। मैं पाकिस्तान का किस तरह क्रिटिक हो सकता हूं? पाकिस्तान का क्या कसूर है? लोग चला रहे हैं ना पाकिस्तान को, लूट रहे हैं पाकिस्तान, मैं उनका क्रिटिक हूं। एक दफा एक बंदा था मेरे सामने, इंडिया से आया था, मैं उनके घर गया तो मैंने जब सिस्टम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया तो उनका जो बुजुर्ग था तकरीबन 70-75 साल का, वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा बेटा पाकिस्तान की बातें इस तरह की मेरे सामने ना करो, मुझे आज भी वो दिन याद है मैं जिस तरह पाकिस्तान आया था। तो ये इन लोगों को क्या पता है पाकिस्तान क्या है, क्या था, अगर ना हो फिर क्या होगा? इन लोगों को इस चीज से कोई सरोकार नहीं। इनकी ना तालीम है चीमा साहब। मैं डॉक्टर को तालीम याफ्ता नहीं, डॉक्टर को मैकेनिक समझता हूं। मैकेनिक कार ठीक करता है, ये इंसान की बॉडी ठीक करते हैं। सर में दर्द हो तो बता देते हैं 2 गोलियां एडविल की खा लो। इससे मैं इनको तालीम याफ्ता थोड़ी कहता हूं। ये ट्रेड्समैन, ये ट्रेड है। जिस तरह इंजीनियर है उसका ट्रेड है इंजीनियरिंग, पुल बनाना, इसका बॉडी को ठीक करना इसका ट्रेड है, सर्जरी करना इसका ट्रेड है। वी आर नॉट एजुकेटेड पीपल, आई डोंट कॉल देम एजुकेटेड। यही वजह है कि ये आज तक अमेरिका के अंदर कोई चीज डिलीवरी नहीं कर पाए। कोई एक भी मुझे डॉक्टर चैलेंज करके बता दे अपना का कि हमने फलां चीज डिलीवर किया। तुम तस्वीरों से आगे जा ही नहीं सके, तुम्हारी सोच नहीं आगे जाती। लोअर मिडिल क्लास से तुम आते हो, अपनी गुर्बत खत्म करते करते तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे हड्डियों में घुस जाती है तुम्हारी। इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। देख लें यहाँ पे, मैं चैलेंज करता हूं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी से आगे इनकी दुनिया खत्म हो जाती है आगे। लेकिन चीमा साहब इन्होंने क्या करना है और लेकिन रो खन्ना की एक स्टेटमेंट डजंट मैटर। क्या उसका फर्क पड़ता है? मुझे ये बताएं क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी इस वक्त खत्म हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या पता क्या हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है मुसलसल इस वक्त, हु इज रनिंग द कंट्री। लेकिन चीमा साहब दरहकीकत सोचना तो ये होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। मूविंग फॉरवर्ड और नॉट, हम आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और मैं जाती तौर पे मेरा मुसलसल सोच रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करूंगा इसमें आसिम मुनीर साहब को।
उसकी वजह यह कि उनकी ये गलती है और उन्होंने अभी तक, सबसे पहले तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होगा 9 मई के लोगों को सजाएं क्यों नहीं अभी तक दी? क्या वजह है? कौन सी चीज आपको रोक रही है चीज? फिर उसके बाद ये कौन सी जेल है? मैं बताना चाहूंगा, बाजी अलीमा ने अगले दिन कहा है ब्रिटिश टीवी पे ऊपर बैठ के, उन्होंने उनके पूरे दिन का बताया, मैं बता देता हूं। अगर ये जेल इसको कहते हैं तो फिर 25 करोड़ लोगों को जेल में ले जाए। फिर उन्होंने सुबह फरमाया कि हाँ सब योगर्ट और फ्रूट के साथ नाश्ता करते हैं, इंग्लिश अखबार दी जाती है उनको 10 चैनल वो देते हैं, फिर उनको हम उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, 2 लोग उनके खाने पकाते हैं, दिन में तकरीबन 25 वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, फिर मर्जी का खाना देसी मुर्गी और बकरे की रान दी जाती है, और फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया जाता है डेली बेसिस पे। अगर आसम मुनीर साहब ये जेल है तो 25 करोड़ लोगों को जेल में दो फिर सबको, और इनको सुबह योगर्ट और फ्रूट दिया करो इनको। ये उनका कसूर है, किसी का कसूर नहीं। दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान। डॉक्टर साहब वो भी क्या करें, वो अदालतें कहती हैं कि इनको ये सारा कुछ दें। अदालतें क्या कर रही है? अदालतें, चीमा साहब मुझे ये बताएं, 4 मिनट में 4 साल के फैसले कर दिए अदालतों ने। अदालत इंतजार कर रही थी नवाज शरीफ आए, मैं तो हम पेश आगे लेटे आगे। ये अदालतें आप, वो एक अदालत है उसका जवाई जो है वो 3 सीटें फैसलाबाद से लड़ रहा है। ये अदालतें आपकी अदालतों में कौन सी अदालतों की बातें कर रहे हैं? वो साई साहब कौन है? कोई है उसमें टकी छुपी बात? वो पेशावर हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको टकी छुपी बातें? कौन सी अदालतें आप करने बातें चीमा साहब? ये सारी दुनिया देख रही है, वॉशिंगटन डीसी को पता है व्हाट आर यू। आसम मुनीर साहब को he should accept this सारा केस जिसमें गया पाकिस्तान। You are the only person who hold the power. You are the only one. और जजेस जिनकी बात कर रहे हैं ये जज हैं। वो जो कहता था बिस्मिल्लाह अम्मी जान आपका पूछ रहे हैं, मर्सिडीज पर लेकर आओ, ये डालते हैं। आप परेशान बहुत हैं। गुड टू सी यू। सबको खुदा ना लो, कौन सी अदालतों की बातें करते हैं? वो उसका मैंने आपको बताया था, वो एक बंदा स्टे के ऊपर 3.5 साल स्पीकरशिप करके गया आपकी कौमी असेंबली। ये अदालतें आप कहते हैं? ये नकवी साहब अभी रिजाइन करके गए, देखिए उनके लड़के क्या क्या नहीं फेरी उन्होंने, जिन्होंने घर अपने भट्टी साहब को बिठाया हुआ था जो भागे हुए थे। ये अदालतें आप कहते हैं इनको? डॉक्टर साहब मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। चीफ ने अगले दिन एक स्टेटमेंट जारी की, आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको मैच्योरिटी शो करनी है, और मैच्योरिटी इस तरह शो करनी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ठीक है जी, ताकि मुल्क के अंदर एक यूनिटी हो। और पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है कि जिनको जो मैंडेट मिला है वो काम करें। और पाकिस्तान के अंदर जारी बात है डॉक्टर साहब, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये सारा कुछ तो है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल क्लास मैच्योरिटी शो कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये जो चीफ का स्टेटमेंट देना, इट मींस कि वो अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है इसको एक्चुअल फुल फॉर्म में लेके जाया जाए, मतलब नई हुकूमत बनाएं, जो अपोजिशन में जाएं। तो ये जो वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करें, इट मींस कि आप जिसको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट ले। डू यू थिंक ये मैच्योरिटी शो करेंगे और ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ये स्मूथ होगा एज आर्मी चीफ इज सेइंग? चीमा साहब मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। 3-4 लफ्ज उन्होंने गलत इस्तेमाल किए। एक तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, ये फैमिली एंटरप्राइज है, नंबर 1। दूसरा मैंडेट की बात करते हैं, एमक्यूएम की 17 सीटें इस वक्त कराची में, वो सीटें ठीक है? किसको आप पावर देंगे, किसको मैंडेट देंगे आप? और मुझे फौरन याद आया जब आपने सारी बात की है कि मेरे मुर्शद की हुकूमत सिर्फ एमक्यूएम की सीटों से खत्म हुई थी, और ये वो एमक्यूएम जिसका नामो निशान खत्म हो चुका कराची के अंदर से। ये किसको मैंडेट देंगे, किसको हुकूमत देंगे, आगे कौन जाएगा? फिर यूनिटी, ये भी लफ्ज गलत इस्तेमाल किया। इन लोगों के अंदर यूनिटी हो सकती? हिस्ट्री की किताब ही को पढ़ लेते कि हम 1951 से किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये आसम मुनीर साहब ये जूतों के बगैर आगे नहीं जा सकते, ये लित्र दे यार जे, इस तो आगे नहीं जा सकते जब तक ये नहीं होगा। ईसीएल च ना पाओ 10,000 बंदे दा, जिन्ना चिर तुसी जे रिजल्ट वेखने। इफ यू वांट टू फिक्स पाकिस्तान टुडे, 10,000 5,000 ही कर लें जो की पोजीशनों पे, ना हम ईसीएल में डालें होंगे। उनको बुलाएं सबको, आपके किसी अपने गैरजन के अंदर उनको बुला के कहें कि तुम हर एक के साथ पीछे 2-2 आईएसआई के एजेंट बंदे छोड़े उनके साथ, जाओ इन्होंने पुत्रा तिहारियां सिटीजनशिप लेकर आओ इनकी, और इनके नाम ईसीएल में डालो, पासपोर्ट इनसे ले लो। चीमा साहब इस तरह नहीं कौमें चलती जिस तरह आपने छोड़ दिया है। ब्रेकफास्ट में योगर्ट और फ्रूट के साथ और डेली बेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह नहीं चलते मुल्क। चीमा साहब इस तरह की जेलें नहीं है दुनिया में कहीं भी। अपनी मर्जी की ट्रेडमिल, मर्जी का स्टेशनरी बाइक नहीं मिलता जेलों में, नहीं इस तरह। चलो चीमा साहब कोई नहीं, फिर कहा पाकिस्तान इज द लैंड जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ माजी प्रेडिक्ट हो सकता है। मैंने सुहेल बड़ाई साहब के लिए कहा था कि आपने कहा था बांग्लादेशी मॉडल कि 10 साल के लिए, जो कि वाकई नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं 10 साल में तख्त पे बैठूंगा, मेरे मुर्शिद कहते थे मैं 12 साल बैठना चाहता हूं। लेकिन आपको फिर ये मैंने उस वक्त ट्वीट किया था कि आप जिस मुल्क के अंदर बांग्लादेशी मॉडल को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है। देख लें फिर 10 घंटे बाद जो क्या हुआ है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है जिस कंट्री में आप बैठे।
और अमेरिकन कॉलोनी है आप, आईएमएफ आपका इस वक्त यू आर बीइंग ऑपरेटेड बाय आईएमएफ, यू कैन नॉट हैव योर ओन बजट। जब आप अपना बजट नहीं बना सकते आईएमएफ की मर्जी के बगैर, आर यू फ्री? आर यू एन इंडिपेंडेंट कंट्री? यू डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। लेकिन चीमा साहब, ये आपको फैसले चंद लोग, ज्यादा नहीं, 2-4 लोगों को फैसले करने कर सकते हैं, करने चाहिए मेरे ख्याल में। अगर नहीं करेंगे तो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ के 25 करोड़ इस वक्त हिटलिस्ट पे क्या है, फारग हो चुके हैं। मैंडेट ना होना क्या यही मतलब है ना चीमा साहब, मखलूत गवर्नमेंट है। जिस तरह 2018 में हुआ है, मैंने आपको बताया, वो उस वक्त 16 लाख वोट रिजेक्ट हुआ था, इस वक्त 16 लाख हुआ है, उस वक्त 18 लाख हुआ था। भी लोग, मैं मुसलसल ये तकरीर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पीएम मोदी के दौर में भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना को राजनीतिक भाषणों, राष्ट्रीय प्रतीकों, सुरक्षा नीति, विदेश नीति, सांस्कृतिक पहचान और विकास की कहानी के साथ जोड़कर एक नया स्वरूप मिला है। ठीक है, इसे समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि 2014 के बाद राष्ट्रवाद केवल सीमा और सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नया भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा जैसे विचारों से भी जुड़ गया है। नया भारत की भावना क्या है? मोदी सरकार ने बार बार ये संदेश दिया है कि भारत को केवल विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि एक बात एकदम सही बात है। न्यू इंडिया, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारों ने राष्ट्रीय गौरव को आर्थिक विकास के साथ जोड़ने का काम किया है। इससे राष्ट्रवाद की एक ऐसी तस्वीर बनी जिसमें देश से प्रेम का मतलब केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि भारत को मजबूत और विकसित बनाने में योगदान देना भी माना जाता है। ठीक है, और सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीतिक विमर्श का एक बहुत बड़ा विषय बनी। उरी हमले के बाद 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को सरकार और समर्थकों ने भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इससे एक मजबूत राजनीतिक संदेश बना। भारत अब आतंकवाद या सीमा पार हमलों का जवाब देने में पहले की तुलना में अधिक आक्रामक और निर्णायक है। हालांकि इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई और राष्ट्रवाद को चुनावी राजनीति से जोड़ने के आरोप भी लगे। राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक पहचान पर जोर। मोदी सरकार के दौर में तिरंगा, सेना, स्वतंत्रता आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय सभ्यता जैसे विषय सार्वजनिक विमर्श में अधिक प्रमुख दिखाई दिए। सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। इसका उद्देश्य समर्थकों के अनुसार भारतीय इतिहास और विरासत पर गर्व की भावना मजबूत करना था। आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद। कोरोना महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान ने राष्ट्रवाद को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। संदेश यह था कि भारत को महत्वपूर्ण वस्तुओं और तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेक इन इंडिया, वोकल्स फॉर लोकल और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव (PLI) जैसी नीतियों ने इसी विचार को आर्थिक रूप देने की कोशिश की। इससे राष्ट्रवाद का एक नया रूप सामने आया। देश से प्रेम करो, देश में बनाओ, देसी उद्योगों को मजबूत करो और भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाओ। विदेश नीति में भारत की ताकत। मोदी सरकार ने विदेश नीति को भी राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को इस तरह प्रस्तुत किया कि भारत किसी एक शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश है। इसी कारण विदेशों में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्राओं और भारतीय प्रवासियों के बड़े कार्यक्रमों को भी भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा गया। भारतीय प्रवासियों में जुड़ाव। मोदी के दौर में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क काफ़ी दिखाई देने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भारतीय समुदाय के बड़े कार्यक्रमों ने यह भावना मजबूत की कि भारतीय पहचान केवल भारत की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि
मतलब कि वाइडर है, ठीक है भाई साहब। भारतीय डियास्पोरा बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई साहब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जाते हैं। यह भी राष्ट्रवाद के नए स्वरूप का हिस्सा बना जहां भारतीय मूल के लोग दुनिया में कहीं भी हों वे भारत की उपलब्धियों से अपनी पहचान जोड़ सकते हैं। धारा 370 और राष्ट्रीय एकीकरण 2019 में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त करने का फैसला मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलों में एक है, ठीक है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण और एक भारत के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। समर्थकों के लिए यह लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक और राजनीतिक विवाद का समाधान था, जबकि आलोचकों ने इसके तरीके और जम्मू कश्मीर में इसके प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। यानी इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की बहस को और अधिक तीव्र किया। राम मंदिर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भी मोदी युग के राष्ट्रवादी विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 2024 में श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान एक साथ दिखाई दिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद एक ही अवधारणा नहीं है। सब भारत जैसे बहुधार्मिक देश में इस विषय पर समर्थन के साथ साथ व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक बहस भी मौजूद है। मतलब कि भाई क्रिटिक्स भी मतलब कि बहुत ज़्यादा भारत को प्रधानमंत्री को क्रिटिक्स करते हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके मतलब कि भाई प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है। तो भाई वो किस मतलब कि उनका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म क्या है, हिंदू है, तो भाई हिंदू रीति रिवाज से करेंगे ना भाई साहब। मतलब कि भाई इस चीज़ को सेकुलरिज्म को नहीं डालना चाहिए भाई। भारत की मूल आत्मा क्या है? भारत भारत हिंदू देश ही है भाई एक तरीके से भाई, क्योंकि भाई सब भारत सेकुलर कंट्री तो है मान लिया, ठीक है भाई, लेकिन भाई भारत में मतलब कि जो भी मतलब कि रीजन के लोग रहते हैं सबके अंदर हिंदू ही है, हिंदुत्व भी है भाई। ये चाहे कोई भी रिलीजन के हो लेकिन भाई वो हिंदुत्व भी है, हिंदू ही है सब। हिंदू सिर्फ एक रिलीजन का नाम नहीं है भाई, एक संस्कृति का नाम है। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।